Hello students, in the last lecture we discussed the topics of the presumptions. Either may presumption, which is a presumption of fact, or shall presumption, presumption of law, but which is a rebuttable one. And the another is conclusive proof, which is also a presumption of law, but it is not a rebuttable presumption, right? And हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी सेक्शन 116 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम which talks about the presumption of the legitimacy, right? In which we saw the children born during the subsistence of the marriage or after the dissolution of the marriage, but within the 280 days. तो वो बच्चा क्या होगा? A legitimate child of the that man who is married to the woman, right? तो ये हमने सभी बात कर ली थी। अभी हम मूव करते हैं हमारे चैप्टर 6 की तरफ, विच इज सेक्शन 94 से लेके उसके आगे 103 तक बात करते हैं। हम बात करते हैं चैप्टर 6। इसका टाइटल का क्या नाम है? ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कि आपको ओरल एविडेंस नहीं देना है, आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। ये चीज हमें क्या कोई और पहले कोई सेक्शन था जो हमें ये चीज बताता था? यस इट इज। हमने जब बात कर रहे थे हम, हमारे पास सेक्शन 54 था। सेक्शन 54 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 59 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये क्या बात करता था कि जो भी आपको कोई डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को आपको प्रूव करना है, वो आपको ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं करना है, वो आपको डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस करके ही आप उसको अप्रूव कर सकते हो। अनलेस सेक्शन 60 में अगर हमारे पास कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस में जहां सेकेंडरी एविडेंस अलाउ है, वहां आप कर सकते हो, अदरवाइज एज ए जनरल रूल आप नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 54 क्या बात करता था? बेस्ट एविडेंस रूल के बारे में। लाइकवाइज सेक्शन जो भी हमारे पास 94 95 है, दिस बोथ आल्सो डील्स विद द बेस्ट एविडेंस रूल। हम सेक्शन 94 को रीड करते हैं। Section 94 deals with evidence of terms of contracts, grants, or other disposition of property reduced to form a document। इसका क्या मतलब हो गया? अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले क्या वर्ड है हमारे पास? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट की कुछ भी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल कि ए और बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप उनसे राइस परचेज करोगे और वो आपको सेल करेंगे। जो प्राइस आपका तय हुआ, दैट इज टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सेकंड इज टर्म्स ऑफ ग्रांट। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रांट? ग्रांट में क्या होता है कि अक्रॉस कंसिडरेशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि दोनों की तरफ से क्या आ रही है, हमारे पास कंसिडरेशन आ रही है, बट ग्रांट में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी संस्था को कोई ग्रांट मिली, राइट? तो उसमें आपको बताया, वो एक तरफ से ही कंसिडरेशन दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि आप इस ग्रांट को कैसे कैसे यूज करोगे, राइट? तो किस पर्पज के लिए यूज करोगे। थर्ड इज अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब हो गया डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड। डिस्पोजिशंस का मतलब होगा कि आपने डिस्पोजल वगैरह, राइट? कि आप प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड, मोर्टगेज डीड, ऐसे आप कोई भी ले सकते हो, राइट? तो दिस आर इंक्लूडेड इन द सेक्शन विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेक्शन 94। इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड क्या है? टर्म्स वाला, राइट? अभी हम रीड करते हैं। व्हेन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट or of a grant or of any disposition of a property which has been reduced to form a document, and in all cases which are matter is required by law। इसमें सब क्या एक कंडीशन क्या है कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि वो राइटिंग में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई सेल डीड है जो ₹100 से ज्यादा है, तो क्या है? रिक्वायर्ड बाय लॉ। रिक्वायर्ड बाय लॉ कौन सा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो क्या कहता है कि ऐसा
कोई भी एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसमें होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, राइट। टू फॉर्म required by law to be reduced to form form of contract, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract or grant or other disposition, कि आप कोई और एविडेंस नहीं दोगे except the document itself, which means a primary evidence or secondary evidence of its contents in cases in the secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained, which is section 60, जो मैं बताता है कि आप सेकेंडरी एविडेंस कब कब दे सकते हो। नाउ इसमें हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। व्हेन द पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, फॉर एग्जांपल आप जज बन गए, जज बनने के बाद आप कोर्ट में, आप जज की कुर्सी पे आप बैठे हो, राइट। अब व्हेन द पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, कि आपके पास एक अपॉइंटमेंट आपका लेटर होगा जब आपको अपॉइंटमेंट आपकी होगी। एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, फॉर एग्जांपल तो वकील साहब कह रहे हैं कि सर आप जज ही नहीं हो, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, मैं तो फिर मानूंगा, मैं तो आज उसके बाद अपनी दलीलें पेश करूंगा। क्या वो आपसे अपॉइंटमेंट लेटर मांग सकते हैं? आप पढ़ो, आपका क्या प्रूफ होगा कि आप जज हो? When it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not to be proved, कि आप वहां बैठे हो यही आपका सबूत है, आपको कोई अपनी हैंड राइटिंग, आपको कोई आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये एक्सेप्शन है हमारी सेक्शन 94 की। सेकंड एक्सेप्शन क्या है? wills admitted to approbate in India may be proved by approbate order। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई विल को एग्जीक्यूट किया जाता है तो कोर्ट एक प्रोबेट ऑर्डर को पास करती है। जो अप्रोबेट ऑर्डर होता है उसी में से ही विल के अकॉर्डेंस में जो राइट्स है वो अप्रोबेट ऑर्डर आपको देता है। आपको कोई भी सिंपल ऑर्डिनरी या मेयर विल, आपको मेयर एक विल लिखी हुई है, वो आपको राइट्स नहीं देते हैं जब तक आप उसका एक प्रोबेट ऑर्डर नहीं लेते हो, आपको कोई हक नहीं मिलते। तो इस जो प्रोबेट ऑर्डर में कॉपी ऑफ द विल लगी होती है, तो आपको जब आपको विल को प्रूव करना है तो आप इसको भी लेके आ सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 94। एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1, this section applies equally to cases in which the contracts, grants, or disposition of a property referred to are contained in one document, and in cases which they are contained in more documents one। For example, कि कोई ऐसा कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में है, तो आप वहां पे एक डॉक्यूमेंट ला के भी प्रूव कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है when they are more original than one। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई बिल काट रहे हो तो उसके नीचे आप कार्बन लगा के उसकी एक कॉपी निकाल रहे हो, राइट। तो वो दोनों के प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं। कि when there are more original than one, जहां आपके पास एक से ज्यादा ओरिजिनल हैं, वन ओरिजिनल नीड वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव्ड, भाई आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक भी कोर्ट में अलाउ दोगे तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। Explanation 3, the statement in any document, whatever whatever of fact other than the facts referred in this section, it means ये terms की बात कर रहे हैं कि shall not preclude, कि ऐसी statement जो terms नहीं है, they shall not, preclude का मतलब होता है prevent, shall not prevent the admission of the oral evidence as to the same facts, which means कि अगर आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स के अलावा कोई भी बातचीत लिखी हुई है, आप उसको प्रूव कर सकते हो ओरल एविडेंस से। इट मीन्स कि उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, सेक्शन 94 नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो आप इसकी इलस्ट्रेशन अगर रीड करोगे, इलस्ट्रेशन 1 रीड करती है, ए इफ अ कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, वही एक्सप्लेनेशन 1,
ऑल द लेटर्स इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी अप्रूव्ड, राइट। ये एक्सप्लेनेशन वन को कोरस्पोंडेंस कर रहा है। बी पॉइंट, if a B illustration, if a contract is contained in bill of exchange, the bill of exchange must be proved. It means ये हमें सेक्शन 84 की जो बॉडी है उसको उसके बारे में बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट को ही लेके आना है। illustration C, if a bill of exchange is drawn in a set of 3, ये एक्सप्लेनेशन 2 की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपके पास ओरिजिनल एक से ज्यादा है तो आप सिर्फ एक ओरिजिनल कोर्ट में ले जाकर प्रूव कर सकते हो, राइट। वन ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। illustration D, a contract in writing with B for the delivery of indigo upon certain terms, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया बी के साथ कि आप उसको एक सर्टेन टर्म्स में इंडिगो डिलीवर करोगे। द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन दैट द बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अदर ओकेजन। ये क्या हो गया, ये टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स के अलावा कोई भी जो बातचीत लिखी हुई है ये वो है। क्या आप इसको आप अप्रूव कर सकते हो? यस, हम इसे अप्रूव कर सकते हैं। ये हमें कौन अलाउ करता है? हमें एक्सप्लेनेशन थर्ड अलाउ करती है। आगे पढ़ते हैं। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर द अदर इंडिगो। इस कॉन्ट्रैक्ट के इंडिगो की बात नहीं कर रहे, ये अदर इंडिगो की बात कर रहे हैं। सो इट मींस कि ये अदर देन द टर्म्स है, तो आप इसको ओरल एविडेंस प्रूव कर सकते हो। द एविडेंस इज एडमिसिबल। इलस्ट्रेशन ई, ए गिव्स बी अ रिसिप्ट फॉर मनी पेड बाय बी। ठीक है जी, इन्होंने रिसिप्ट दी, RECEPIPT, रिसिप्ट दी। रिसिप्ट इज नेवर द टर्म्स, एक रिसिप्ट कभी भी टर्म्स नहीं होती। हाँ जी। ओरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, की पेमेंट कर दी गई थी। द एविडेंस इज एडमिसिबल, राइट, बिकॉज रिसिप्ट इज नॉट द टर्म्स। आप इसमें लिख सकते हो अपने बेरक पे। नाउ वी मूव टू सेक्शन 95। सेक्शन 95 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। सेक्शन 94 और 95 को आपको एक साथ रीड करना है। इन द केस ऑफ रूप कुमार वर्सेस मोहन द्विवेदी, इन द केस ऑफ रूप कुमार वर्सेस मोहन द्विवेदी इन द 2003 सुप्रीम कोर्ट, इट इज रूप RWP। इसमें बताया गया था कि जो सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ इंडियन एविडेंस है, which is now section 94 and 95 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, these two are supplementary to each other। इट मीन्स कि जहां पे आपका सेक्शन 94 BSc एप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो वहां पे आप सेक्शन 5 भी एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। होंगे तो दोनों साथ में होंगे, नहीं तो एक भी नहीं होगा, राइट। हाँ जी, मतलब आपको सेक्शन 95 को सेक्शन 94 के कंटिन्यूअस में ही पढ़ना है, ठीक है, आपको एक अलग अलग करके नहीं पढ़नी। सेक्शन 95 बात करते हैं व्हेन एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट्स, ठीक है। इसकी जो इसका फर्स्ट पैरा है वो तो सिमिलर है। व्हेन द टर्म्स ऑफ, वही बात आ गई टर्म्स की, व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, grant or disposition of a property or any matter required by law to be reduced to form a document, required by law क्या है कि वो राइटिंग में हो, have been approved according to section 95 94, no evidence of any oral agreement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म। इट मीन्स कि जब आपका कोई डॉक्यूमेंट है वो आपका प्रूव हो गया, ठीक है जी, 94 के अकॉर्डिंग में, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई सब्सिक्वेंट कोई आपने कोई कॉन्टैक्ट कर लिया था, फॉर एग्जांपल ए और बी ने कॉन्टैक्ट कर लिया कि आप मुझे मैंगो की एक पेटी दोगे 5,000 रुपीज में, राइट। आप 5,000 रुपीज में मैंगो की पेटी दोगे। बाद में उन्होंने एक और कॉन्टेक्ट किया कि आप ऐसे करो, उसको रेट आप 4,500 रुपीज कर लो, 500 रुपया कम कर दिया।
जो ये पहले एग्रीमेंट था वो तो था राइटिंग में, जो ये सब्सीक्वेंट है वो है ओरल में। बाद में ए मुकर जाता है, मैं तो 5,000 में दूंगा। नाउ तो क्या बी अप्रूव कर सकता है कि सर हम हमारी तो 4,500 की बात हुई थी, राइट? तो ये इस चीज के बारे में बात करता है सेक्शन 95, राइट? तो अगर हम जो अभी अभी हमने इसकी बॉडी रीड की, बॉडी तो क्या कहती है कि आपको कोई एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट आपको नहीं लेके आना, ठीक है, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करता हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, तो इट इज नॉट अलाउड। जो इसमें हमारे पास 6 प्रोवाइजोज हैं, वो एक्सेप्शंस की शेप में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्रोवाइजो होते हैं, प्रोवाइजो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो एक्सेप्शन की शक्ल में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शंस का काम कर रहे हैं कि इसका मीन्स, इसका मतलब है कि ओरल एविडेंस अलाउड है जो आपने सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट किया है। हम देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर। प्रोवाइडेड है फर्स्ट, provided that any fact may be proved which should which would invalidate any document, कि वो किसी डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर दे। हमने कोई एग्रीमेंट बनाया, ठीक है जी, इसके ऊपर ओरल आपका एविडेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। बट ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है जो इस एग्रीमेंट को ही, इस कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिडेट कर दे, फॉर एग्जांपल मैं ये प्रूव कर दूं कि जो इसके ऊपर मेरे सिग्नेचर लिए गए थे वो अंडर द कोर्जन लिए गए थे और अंडर द फ्रॉड लिए गए थे, राइट? अभी हम रीड करते हैं। would invalidate any document or which would entitle any person to any decree order such as a fraud, intimidation मतलब धमका के, illegality, want of due execution कि मेरे तो इस पे साइन ही नहीं है, want of capacity कि मेरी तो ये कैपेसिटी नहीं थी, जहाँ पे फॉर एग्जांपल गार्डियन के साइन है कि ही इज नॉट द लीगल गार्डियन ऑफ द माइनर। तो आप उसका कोई, अगर उसने उसकी कोई सिग्नेचर है तो ये कह सकता है ही डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, या माइनर के केस में। और फॉल फेलियर ऑफ कंसिडरेशन कि कोई कंसिडरेशन ही नहीं है जी। फेलियर ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे पार्शियल फेलियर की बात नहीं कर रहे, यहाँ टोटल फेलियर की बात कर रहे हैं। ये चीज प्रीलिम्स में आई थी, हरियाणा में भी आई थी और ये दिल्ली में भी आई थी। और मिस्टेक इन फैक्ट और लो, मिस्टेक आपकी चाहे यूनिलेटरल हो चाहे आपकी बायलेटरल हो, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये चीज भी यूनिलेटरल और बायलेटरल हमारे प्रीलिम्स में हमने एग्जाम में हमने काफी बार देखी है। प्रोवाइजो सेकंड, provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent, अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई साइलेंट है, एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद इट्स टर्म्स, की इनकंसिस्टेंट नहीं है इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजन अप्लाइज, द कोर्ट हैव रिगार्ड टू डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, की जहां आपका कोई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी पॉइंट पे कोई साइलेंट है, तो आप उसके ऊपर ओरल एविडेंस दे सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उसमें उसके साथ इनकंसिस्टेंट ना हो। इसके लिए आप एक्सप्लेन, आप इलुस्ट्रेशन एफ रीड कर सकते हो। इलुस्ट्रेशन एफ, ए ऑर्डर गुड्स ऑफ बी, A orders goods of B by a letter in which nothing is said as to the time of the payment, ठीक है, साइलेंट है जी। एंड accepts the goods on delivery, उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। B sues A for the price, A may show that the goods were supplied on credit for a term till unexpired, it means कि वो प्रूव कर सकता है कि जी ये तो उधार पे लिए गए थे, बिकॉज ये चीज तो साइलेंट थी कि आपने पेमेंट कब करनी है, विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट, राइट? तो ये अलाउड है। इलुस्ट्रेशन जी, ए सेल्स बी अ हॉर्स एंड verbally warrants him sound, A gives B a paper in these words, bought of A a horse for 30,000. B may approve verbally, warranty, ठीक? तो
जो वो वारंटी थी वो उसको अप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दे आर, ये हमारा ना, चलो ये हम ना थर्ड पॉइंट के साथ पढ़ेंगे, जब हम अपना थर्ड प्रोवाइजर पढ़ेंगे, ये हम उसके साथ पढ़ेंगे, इसके साथ नहीं पढ़ना हमने। आप इलस्ट्रेशन एच को रीड कर सकते हो। ए हायर्स ए हायर्स लॉन्चिंग ऑफ बी एंड गिव्स बी अ कार्ड ऑन विच इट इज रिटन, मतलब उसने ए ने रूम बुक किया, ठीक है, बी से, इसमें लिखा था रूम्स 10,000 रुपीज अ मंथ। A may prove a verbal agreement that these terms were to include a partial board. Partial board का मतलब होता है इनमें खाना पीना भी आपका इंक्लूडेड है। तो अगर चीज पे साइलेंट है तो आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कि एक हमारा वर्बली एग्रीमेंट हुआ था। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? ए हायर लॉजिंग ऑफ बी फॉर ईयर एंड रेगुलरली स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट, उसने एक साल के लिया, एक एक प्रॉपर फॉर्मल एग्रीमेंट बनाया, स्टैम्प करवाया, एक एडवोकेट से बनवाया, ड्रॉन अप बाय एन एडवोकेट इज मेड बिटवीन देम, इट इज साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ बोर्ड। ये साइलेंट था कि इसमें खाना इंक्लूडेड है या नहीं है। ए में ए में नॉट प्रूव, वो अप्रूव नहीं कर सकता दैट द बोर्ड इंक्लूडेड इन द टर्म वर्बली। क्यों? बिकॉज जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो आपने इतना फॉर्मली बनाया, सारा कुछ देख के एडवोकेट से बनवाया, तो हाउ कैन यू फॉरगेट द फॉर्मेलिटी और द पॉइंट ऑफ द खाना पानी या बोर्ड, राइट? अगर आप सेकंड प्रोवाइजो की लास्ट लाइन को रीड करोगे, इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोवाइजो अप्लाइज, कि ये वाला प्रोवाइजो अप्लाई होगा या नहीं होगा, क्या वो चीज जान के छोड़ी गई थी या वो इंक्लूडेड इसलिए नहीं की गई कि हम इसको नहीं मानेंगे। द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मल है तो आप इस प्रोवाइजो को एप्लीकेबल नहीं करोगे। प्रोवाइजो थर्ड, provided also that the existence of any separate oral agreement consisting of a condition precedent, कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट भी थी, एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाया गया था, तो आप उसको प्रूव कर सकते हो। टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी में बी प्रूव, जो भी हमने इलस्ट्रेशन पढ़ी थी कि जहाँ पे मैंने कहा था कि जो घोड़ा है वो सही होना चाहिए, तो इसको मैं अप्रूव कर सकता हूँ, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट। प्रोवाइजो फोर, प्रोवाइजो फोर बात करता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट मतलब अलग से सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है टू रिजाइन और मॉडिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स कि एक मेरे पास ये था, एक मैंने नया बना लिया, ठीक है जी, ये क्या है? ओरल है, सब्सिक्वेंट डिस्टिंक्ट एग्रीमेंट जो इसको खत्म करता है या इसको मॉडिफाई करता है। तो एक्सेप्ट इन द केस, तो मतलब अगर जहां एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग, इट मींस कि जहां पे रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग ये वाला सब्सिक्वेंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इसको मैंने रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया, तो इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक ये था मेरा ओल्ड एग्रीमेंट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये था मेरा न्यू एग्रीमेंट। अगर ये न्यू मेरा ओरल एग्रीमेंट, अगर मैंने इसको, अगर ये रिक्वायर्ड बाय लॉ इन राइटिंग नहीं है और मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया, देन ओनली मैं इसको अप्रूव करवा सकता हूँ बाय गिविंग द ओरल एविडेंस, राइट? नेक्स्ट इज प्रोवाइजो 5, provided also that any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract, for example जहाँ पे कोई किसी शहर में या किसी बिजनेस में ये कस्टम या ये धारा चलती है कि 10 दिन का आपको क्रेडिट देना ही देना है, राइट? तो बाय विच इंडिकेट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा कोई कस्टम वगैरह है या ऐसा कोई यूजेज है, तो आप इसको ओरल एविडेंस से प्रूव आप उस चीज को कर सकते हो। अब प्रोवाइडेड क्या है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली आपने लिख रखा है कि आपको 5 दिनों में देना है, तो वो आपका यूजेज या कस्टम
एप्लीकेबल नहीं होगी, तो आप अप्रूव नहीं कर सकते। लास्ट, provided also that any fact may be proved which shows in what manner the language of a court is related to existing fact. It means कि जहाँ पे कोई आपकी लैंग्वेज, कोई एम्बिग्यूटी है किसी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल पंजाब में ज़्यादातर जो हम बनाना परचेज करते हैं वो किलो में मिलता है, राइट। और हरियाणा में या दिल्ली वगैरह में ये डजन के हिसाब से मिलता है, कि एक दर्जन के हिसाब से, राइट। तो आप मेरे को बताइए कि इसका क्या रेट है वैसे बनाना का, आई गेस 40-50 रुपीज किलो। तो आप देख सकते हो पहले था 5 रुपए का एक केला पर पीस, ठीक है। तो ऐसा कुछ आई थिंक 40-50 रुपीज पर किलो है बनाना, राइट। तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो बात क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज के ऊपर कुछ एम्बिग्यूटी है, कि मैंने आपसे कांटेक्ट कर लिया कि आप मुझे बनाना भेजोगे, मैंने उसमें लिख दी क्वांटिटी 5, तो ये 5 किलो है या ये डजन है, राइट। तो अब इसके ऊपर आप ओरल एविडेंस आप दे सकते हो। तो जो हम आगे सेक्शन रीड करेंगे, सेक्शन 96 ऑनवर्ड, वो सभी एम्बिग्यूटी की ही बात करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेक्शन 96 ऑनवर्ड जो सेक्शन है, उनका जो जीनस है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, सेक्शन 95 के लास्ट प्रोवाइजो से, और प्रोवाइजो 6, राइट। तो आप जब भी आपके पास क्वेश्चन आए इसके ऊपर, तो आपको सेक्शन 95 का लास्ट प्रोवाइजो और उसके साथ साथ सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स आपको सेक्शन को कवर करना है। अभी हम सेक्शन 96 के आगे जाते हैं। सेक्शन 96 क्या बात करता है, इससे इससे पहले एक हमारा पॉइंट रह गया कि सेक्शन 94 एंड 95 तो बात करते थे पार्टीज टू द सूट, मतलब बिटवीन पार्टीज, राइट। क्या कोई थर्ड पर्सन एविडेंस दे सकता है? हमारे पास इसके लिए सेक्शन 102 है, सेक्शन 102, जो बात करता है कि थर्ड पार्टी भी एविडेंस, ओरल एविडेंस दे सकती है, राइट। आपको हमेशा इसके साथ ही रीड करना है, इंटरलिंकिंग आपको करनी है। सेक्शन 102 क्या बात करता है, हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, persons who are not parties to the agreement, for instance, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका ए और बी के बीच में था, ठीक है जी। इसमें सी पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन, person who are not parties to the contract or their legal representative in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement. Contemporaneous का मतलब होता है existing agreement varying the terms of the contract. It means, for example, ए ने कहा, ए ने कोई अपने कोई शॉप ओपन करी, उसने कोई, फॉर एग्जांपल, उसने कोई लाइटनिंग की शॉप ओपन करी, इसने बी को कहा कि आप मुझे 100 बल्ब आप मेरे को दे दीजिए। बी कहता है जी ठीक है जी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसने बी ने इसको पहले 50 बल्ब दे दिए, ठीक है। 50 ये कहते भी आपको मैं 1 जून में दूंगा, और ये कहता भी आप मेरे को 50 मेरे को आप 1 जून में आप मेरे को दे देना। ए ने हाफ 50 की तो पेमेंट कर दी, 50 की पेमेंट उसने कहता मैं 1 जून को करूंगा। बी ने, बी का ये, बी परचेज करता था किसी फैक्ट्री से, ठीक है जी। बी परचेज करता था किसी फैक्ट्री से। बी ने क्या किया, बी ने सी से पैसे उधार ले लिए 50,000 रुपये। वो कहता कि जी मैं तेरे को 1 जून में पैसे दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास भी ए से पैसे आएंगे तो मैं तेरे को वो दे दूंगा, अभी मेरे को
फैक्ट्री से बल्ब खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है जी। ये कहता ओके कोई चक्कर नहीं। क्या हुआ, एक ही एक ही घर में किसी की डेथ हो गई, या फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया था, या कोई बाढ़ वगैरह, कोई फ्लड वगैरह आ गया, तो ये कहता है जी मैं तेरे को पेमेंट, अभी तो तेरे को मैं पेमेंट नहीं कर सकता, मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा 1 जुलाई को, ठीक है। नाउ सी, भाई साहब 1 जून को आ जाते हैं, 1 जून को कहते हैं हाँ जी मिस्टर बी आपने कहा था कि आपको एक जून से, 1 जून से आपको ए से पैसे आ जाएंगे, आप मेरे को मेरे पैसे दो, ठीक है। ये कहता है भी ए ने कहा है यार उसके ना घर पे कोई डेथ वगैरह होगी तो अभी वो माल खरीद नहीं सकता, तो वो मुझे पेमेंट 1 जुलाई को करेगा, आप मेरे को 1 जुलाई से दे देगा, ठीक है। तो जो ये सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुआ ए और बी के बीच में, नाउ अगर हम सेक्शन 95 अप्लाई करें, ये अप्रूव नहीं कर सकता जो ये सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुआ, ये तो हुआ था हमारा ओरल एग्रीमेंट, तो बी इसके ऊपर ओरल एविडेंस लेके प्रूव नहीं कर सकता। बट द सी, जिसका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, वो ये अप्रूव कर सकता है, विच सेक्शन 102 हमें अलाउ करता है सी को, थर्ड पर्सन को। अभी आप इसको फिर से रीड कर सकते हो, जो इसकी एक्सप्लेन, जो इसकी इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही सिमिलर है, बट मैंने आपको उससे भी सिंप्लीफाई करके मैंने आपको इसको सेक्शन को समझा दिया, तो आप इसको देख सकते हो कि आपको 102 में आपको थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ओरल एविडेंस के ऊपर, तो आपको सेक्शन 54 से स्टार्ट करना है हमारा, ठीक है। फिर आपको सेक्शन 94 95 को भी आपको कवर करना है, एंड लास्ट में आपको सेक्शन 102 को भी आपको कवर करना है। अगर आप अपना आंसर इस तरीके से लिख के आते हो, तो एग्जामिनर बाइंड हो जाता है कि उसको, वो आपको आउट ऑफ 10 आपको 8 मार्क्स आपको दे ही दे, राइट। तो हमने मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम एज लेनी है हमने एग्जाम में, कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। और ये एविडेंस लो बिल्कुल ही सीधा सीधा है, कोई ऐसा नहीं है, कोई कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये बहुत एक छोटा सा एक क्रिस्प सा एक्ट है। अगर आपको एक बार कोई चीज समझ आ गई, और मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरलिंकिंग साथ साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी हम सेक्शन 96 ऑनवर्ड्स रीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम्बिग्यूटी, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि कुछ हमें क्लियर नहीं है, कुछ धुंधला धुंधला है। तो कहीं तो होती है पेटेंट, कहीं होती है एम्बिग्यूटी लेटेंट, कि जो रूट ऑफ द मैटर को जाती है, रूट ऑफ द मैटर, जो साफ साफ दिख रही है रूट ऑफ द मैटर, बट जो रूट ऑफ द मैटर को टच नहीं करती, तो मीन्स कि ऐसे देखने में वो एट द फर्स्ट इंस्टांस वो नहीं लगता कि कुछ गलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट एम्बिग्यूटी। सेक्शन 96 97 इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 98 99 एंड 100 एंड 101 ऑल्सो बात करते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी की। तो अभी हम साथ, ये आपको जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आपने इस तरीके से आपने अपने आंसर को फ्रेम करना है, डिवाइड करते हुए एम्बिग्यूटी को। तो हम सेक्शन 96 रीड करते हैं। सेक्शन 96 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट when the language used in a document is on its face ambiguous or defective. Evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. For example, कि जहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट की आपको एम्बिग्यूटी लग रही है, तो आपको उसको प्रूव करने के लिए आपको ओरल एविडेंस नहीं देने हैं। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ, आपको इन केसेस में ओरल एविडेंस आर नॉट अलाउड, इसमें आप ओरल एविडेंस आप दे सकते हो, राइट। तो सेक्शन 96 का एग्जांपल की बात करें कि एक कहता है भी तू ये पेन को परचेज कर लो, तो इसका प्राइस है या 5 रुपये, या आप इसको मेरे को, आप इसको या 5 रुपये दे दो, या मेरे को आप 10 रुपये दे दो।
कि एम्बिग्यूटी साफ साफ दिख रही है कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है कि आपके फिक्स होने चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी है कि ये 5 रुपए हैं या 10 रुपए हैं, तो आप इसके ऊपर आप एविडेंस, आप ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। A agrees in writing to sell a horse to B for 1 lakh rupees or 1,50,000 rupees, या 1 लाख में या 1.5 लाख में। Evidence cannot be given to show which price was to be given, right? B, a deed contains blanks, कुछ ब्लैंक्स में तो कुछ खाली जगह थी। Evidence cannot be given of facts which would show how they were meant to be filled, right? तो आप वहां पे आप एविडेंसेस आप नहीं दोगे। सेक्शन 97, सेक्शन 97 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, कि जहाँ पे आपकी कोई जो लैंग्वेज है वो इतनी प्लेन है कि वो ए, उस फैक्ट्स के ऊपर लग ही रही, अप्लाई हो ही रही है, तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको कुछ एविडेंस लेके आने की। फॉर एग्जाम्पल, आप इसके पहले बॉडी रीड कीजिए। व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ एंड when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. For example, A sells to B by deed my estate at Rampur containing 100 बीघा। ये कहता है कि मैं तेरे को जी एक जो मेरी रामपुर में मेरी 100 किले हैं, 100 बीघा जमीन है, वो मैं तेरे को सेल करना चाहता हूँ। और एक ही असलियत में 100 बीघा जमीन है भी, वो भी रामपुर में ही है। अभी evidence may not be given of the fact that a estate meant to be sold was once situated at the different place, कि अभी जो हमारा ए है, ठीक है, ए कहते हैं जी मैंने तो बात की थी जो मेरी जमीन नागपुर में है। नहीं नहीं नहीं, है ना, हम तो ये अलाउड है नहीं, ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज जो आपकी एग्रीमेंट था और जो आपके फैक्ट्स थे जो आप असलियत में था, अगर वो मैच कर रहे हैं तो हम क्यों ही एविडेंस को अलाउ कर रहे हैं, राइट? तो ये थे हमारे पास पेटेंट के। अभी हम बात करते हैं लेटेंट एम्बिग्यूटी की, जहाँ पे हमारे एविडेंस अलाउड किए जाते हैं। सेक्शन 98, when language used in a document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing facts। फॉर एग्जाम्पल, ये कहता है कि मैं तेरे को 100 बीघा जमीन जो मेरी रामपुर में है वो मैं तेरे को सेल करने के लिए तैयार हूँ। बट एक ही 100, नो डाउट एक ही 100 बीघा जमीन तो है, बट इट इज नॉट इन द रामपुर, वो कहाँ है? नागपुर में है। तो आप एविडेंस दे सकता है कि मैंने तो अपनी नागपुर वाली जमीन की बात की थी, बिकॉज रामपुर में तो उसकी कोई जमीन ही नहीं है। तो आप यहाँ पे एविडेंस दे सकते हो। आपका इलस्ट्रेशन सिमिलर है, आप इसको रीड कर सकते हो। सेक्शन 99, सेक्शन 99 बात करता है एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज व्हेन अप्लाई टू वन ओनली टू सेवरल पर्सन। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूँ कि पहले हम इसकी बोर्ड रीड कर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल कि मैं कह रहा हूँ कि आई वांट टू सेल यू माय हॉर्स, कि मेरे घर पे एक हॉर्स है, मैं तेरे को वो सेल करना चाहता हूँ। ए कहते हैं बी से। नाउ ए के पास 2 वाइट हॉर्सेस हैं, तो ए ये एविडेंस दे सकता है कि मैंने मैंने कौन से हॉर्स की बात की थी। आप रीड कर सकते हो। when the facts are such that the language used might be meant to apply to anyone, कि वो बात तो कर रहे थे सिर्फ एक हॉर्स के सेल करने की, and could not have been meant to apply to more than one, ठीक है जी, of several things of facts, evidence may be given, evidence दिया जा सकता है of the facts which show which of the following persons or things it was intended to claim, भी दोनों में से कौन से घोड़े की मैंने बात की थी, राइट? नेक्स्ट इज सेक्शन 100। सेक्शन 100 बात करता है कि आपकी कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो हाफ किसी और चीज में एप्लीकेबल हो रही है, हाफ कहीं और एप्लीकेबल हो रही है। फॉर एग्जांपल, अब बात करते हैं कि ए कह रहा है बी को कि मैं आपको मेरी लैंड सेल करने के लिए तैयार हूँ, जो कहाँ है? रामपुर में है।
और फिलहाल उसके ऊपर मैंने किराएदार बिठाया हुआ है विच इज एक्स। ठीक है जी। नाउ बात सामने आई कि नो डाउट ए की जमीन एक रामपुर में है, बट उसके ऊपर वाई का, उसके ऊपर वाई टीनेंट है। ठीक है। और एक ए की एक और जमीन है जो नागपुर में है, बट इसके ऊपर टेनेंट कौन है, एक्स है। तो आधी स्टेटमेंट इसकी यहाँ एप्लीकेबल होगी और आधी इसकी एप्लीकेबल यहाँ होगी। जहाँ पे आधी आधी एप्लीकेबल हो रही है और पूरी कहीं भी एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो आप एविडेंस दे सकते हो कि ए एविडेंस दे सकता है कि उसने कौन सी प्रॉपर्टी की बात की थी। राइट। तो अभी हम ये पढ़ते हैं, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू एनी ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल अप्लाइज। सारी अप्लाई नहीं होती। when the language used applies partly to one set of existing facts and to partly इसके applicable हो रही है और partly to another set of existing facts, but the whole of it not applied to correctly to either। कि सारी जो ये दो चीजें हैं ये किसी भी इसमें भी पूरी नहीं पड़ रही, इसमें भी पूरी नहीं पड़ रही, तो आप एविडेंस दे सकते हो टू विच ऑफ द टू इज मेंट टू अप्लाई। राइट। तो इसकी इलुस्ट्रेशन भी सिमिलर है जो अभी हमने बात की, आप इसको रीड कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट सेक्शन 101। सेक्शन 101 बात करता है एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ इलिजिबल कैरेक्टर्स, कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, वही बात जैसे हमने बात की थी इसी अपने जब हमने किलो की बात की थी। राइट। हाँ ये रहा, जब मैंने बात की थी कि जहां मैं इन एलिजिबल कैरेक्टर्स एविडेंस में भी गिवन टू शो मीनिंग ऑफ एलिजिबल और नॉन कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने कोई ऐसा वर्ड यूज किया जो आमतौर पे यूज नहीं किया जाता। ठीक है। या मैंने कोई फॉरेन वर्ड यूज किया कि अब इंडिया में इसका कुछ और मतलब है, तो मैं एविडेंस दे सकता हूँ कि सर मैंने जो वर्ड यूज किया था वो मैंने फॉरेन को फॉरेन की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो वर्ड यूज किया था, कि मैंने उस स्लैंग में यूज किया था। राइट। तो आप एविडेंस दे सकते हो। लास्ट सेक्शन सेक्शन 102 हमारा हो चुका था, हमने सेक्शन 94 और 95 के साथ रीड किया था। नाउ सेक्शन 103। 103 बात करता है सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल। ये बात करता है कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो हमारे पास इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925 का, एक जगह ये है और एक जगह हमारा बी ऐसे है। ये कह रहे हैं भी कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा। तो सेक्शन 103 बात करता है कि ओनली इन मैटर रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हील्स। फिर अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट प्रिवेल करेगा, नोट द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अलावा कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रिवेल करेगा। बट जहां हम कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हील्स की बात कर रहे हैं वहां पे इंडियन सक्सेशन एक्ट विल प्रिवेल। नाउ वी रीड द बॉडी ऑफ द सेक्शन 103। नथिंग इन दिस चैप्टर shall be taken to effect any of the provisions of the Indian Succession Act 1925 as to the construction of the wheels। right। तो ये थे हमारे सेक्शन 94 से लेके 103। ये हमारा टोटल एक टॉपिक हो चुका है बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर। तो आपका एक आप अपना आंसर एक बेस्ट एविडेंस रूल के ऊपर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके मेंस में आप एक्सपेक्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। राइट। सो tomorrow we will start with the chapter 4 which deals with the production and effect of evidence। हम इसके अंदर चैप्टर 7 की बात करेंगे
जो बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।